नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा भारत के संदर्भ में दिए गए कुछ बयानों के बारे में। कुछ ऐसे संकेत व्लादिमीर पुतिन के द्वारा दिए गए जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ ऐसे संकेत जो बदलाव को देख रहे हैं, वो व्लादिमीर पुतिन के द्वारा कहे गए हैं और भारत को लेकर कहे गए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सुखोई 57 जो लड़ाकू विमान है, 5th जनरेशन फाइटर जेट है, उसके ऑफर की बात करें या फिर भारत के आईटी सेक्टर की बात करें या फिर भारत की इकोनॉमिक पावर के बारे में बात करें और ब्रिक्स को लेकर जो संकेत दिए गए हैं, वो सभी ऐसे संकेत हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कहीं न कहीं खलबली एक तरीके से मचा दी है। अमेरिका को कहीं न कहीं ये एक संकेत दिया गया है या फिर भारत को ऑफर दिया गया है। वास्तव में इसका सच क्या है, इसका एनालिसिस आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं। यानी हम आज के सेशन में ये समझेंगे कि व्लादिमीर पुतिन के द्वारा दिए गए इन बयानों के पीछे वास्तव में कारण क्या है? क्या व्लादिमीर पुतिन जो है, वो वास्तव में ये चाहते हैं कि सुखोई 57 कैसे भी करके इंडिया के द्वारा परचेज किया जाए और सुखोई 57 को अगर भारत परचेज करता है, तो भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आईटी सेक्टर को या फिर इकोनॉमिक पावर के रूप में ब्रिक्स को लेकर व्लादिमीर पुतिन ने ये बातें क्यों कही हैं, इन सभी कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल में देखिए आप, एक्चुअल में व्लादिमीर पुतिन के द्वारा ये जो बातें कही गई हैं, वो कहाँ पर कही गई? एक यहाँ पर समिट हो रहा है SPIEF का, यानी ये सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम सेशन चल रहा था और उसमें इंडिया टुडे की गीता मोहन यहाँ पर पत्रकार हैं, उनके द्वारा व्लादिमीर पुतिन से भारत के संदर्भ में क्वेश्चन पूछे गए। तो इन्होंने कुछ ऐसे जवाब दिए जो भारत और रूस के संबंधों की जो एक विश्वसनीयता है, उसको आधार जो पहले से बना हुआ है, उसको यहाँ पर रखते हैं। यानी व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत हमारा बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेबल एक पार्टनर है और शुरू से रहा है। हमारी जो बीच की जो साझेदारी है, वो ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो हलचल होती है, उसके कारण इधर-उधर हो जाए। यानी उसमें हमेशा ही स्थिरता देखी गई है। ये सारी चीज़ें जब आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरे देशों के लिए चर्चा का विषय बनता है। देखिए, इस समय जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की स्थिति है, अगर हम अमेरिका के साथ संबंधों की बात करें तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है और ये बोला भी जाता है कि कहीं भारत दबाव में तो नहीं है, अमेरिका भारत पर बार-बार दबाव डाल रहा है। लेकिन यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन इस बात को भी कहते हैं कि भारत एक संप्रभु देश है और कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसा नहीं देखने को मिला है कि वो दबाव में आकर अपने निर्णय बदल दें। राष्ट्रहित में ही हमेशा निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक वर्ग ये भी कहता है कि अमेरिका से कहीं न कहीं भारत कंप्रोमाइज़ हो चुका है, यानी अमेरिका के दबाव में ही निर्णय लिए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ रूस ये इस तरीके से जो ऑफ़र दे रहा है, इन्विटेशन दे रहा है, उससे लगता है कि हाँ, वास्तव में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है और रूस ये चाहता है कि वो जितनी भी ये दूरियाँ थोड़ी बहुत मेंटेन हुई हैं, उनको कवर किया जाए कैसे भी करके। और भारत आंतरिक रूप से क्या सोच रहा है, भारत के डिसीजन ही ये आने वाले समय में बता पाएँगे कि भारत वास्तव में रूस के साथ में खुलकर कितना यहाँ पर आगे बढ़ पाता है। जैसा पहले से हम चले आ रहे थे, क्या हम उसी लीग पर आगे बढ़ेंगे या फिर नहीं बढ़ पाएँगे? यहाँ पर देखिए आप कि इन्होंने कहा कि व्लादिमीर पुतिन सेड रसिया रिमेन रेडी टू जॉइंटली डेवलप, प्रोड्यूस एंड सप्लाई द SU-57। यानी SU-57 का ऑफर तो दिया ही है, लेकिन इसमें खास बात क्या है कि इन्होंने कहा है कि हम जॉइंटली प्रोडक्शन के लिए तैयार हैं। तो ये मेड इन इंडिया जो हमारा प्रोग्राम है, आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा एक उद्देश्य है, उसको पूरा करने वाला यहाँ पर स्टेटमेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा दिया गया है। पुतिन ऑफर्स SU-57 फाइटर टू दिल्ली एज इंडिया सर्चेज इट्स 5th जनरेशन जेट, क्योंकि हम 5th जनरेशन फाइटर जेट की तलाश में भी हैं, लेकिन यहाँ पर पहले से चलाकर हमारे पास ऑफर आ रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर हम समझेंगे आगे चलकर कि SU-57 हमारे लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन क्यों है, उस पर भी हम बात करेंगे। दूसरा यहाँ पर देखिए, रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सेज अनदर की पार्टनर ऑफ आवर इज इंडिया
which is one of the leading player in the IT industry. It's account for a significant share of the global software market. अगर किसी देश का राष्ट्रपति, और वो भी रसिया जैसे बड़े देश का राष्ट्रपति, व्लादिमीर पुतिन, जो अपने आप में बहुत शक्तिशाली राष्ट्रपति माने जाते हैं, और वो एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये कहते हैं कि भारत आईटी सेक्टर में ग्लोबली लीड करता है, यानी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। और भारत यहाँ पर कहते हैं कि हमारा एक सबसे अच्छा पार्टनर है, एक सबसे अच्छा पार्टनर है। तो ये अपने आप में जो स्टेटमेंट हैं वो बहुत महत्व रखते हैं, और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस समय ये चर्चा का विषय बने हुए हैं। दो चीजों पर यहाँ पर बात की गई, एक तो SU-57 जो फाइटर जेट है, और दूसरा आईटी सेक्टर, यानी अमंग वर्ल्ड्स टॉप आईटी इंडस्ट्री लीडर्स के रूप में इंडिया को यहाँ पर बताया गया इनके द्वारा। अब देखिए, हम विस्तार से अगर बात करें, तो जब SU-57 की बात की गई, यानी रक्षा के क्षेत्र में व्लादिमीर पुतिन जो है उन्होंने क्या क्या चीज कही है, सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम जो है उसके दौरान व्लादिमीर पुतिन से जब क्वेश्चन पूछे गए, भारत के संदर्भ में पूछे गए, तो पहली बात तो उन्होंने ये कही कि भारत के साथ में रूस जो है SU-57 सुखोई 57 जो विमान है, 5th जनरेशन फाइटर जेट, उसका हम स्टेल्थ फाइटर जेट का संयुक्त प्रोडक्शन यानी जॉइंट प्रोडक्शन करने के लिए तैयार है। यानी ये प्रोडक्शन भारत में ही होगा, हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार हैं, भारत में ही इनको डेवलप किया जाएगा, भारत में इनकी मेंटेनेंस के लिए जगह बनाई जाएगी, सब कुछ भारत में ही होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो मेक इन इंडिया का जो एक सपना है कि हम 5th जनरेशन फाइटर जेट भारत में ही बनाएं और बनाएं और आत्मनिर्भर भारत के तहत कार्य करें, वो यहाँ पर पूरा होता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि सुदर्शन चक्र और S-400 सिस्टम पर इन्होंने कही बात। देखिए, भारत, आप सभी को पता है कि एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहा है जिसका नाम है सुदर्शन चक्र। अब इस सुदर्शन चक्र में भारत के सभी एयर डिफेंस सिस्टम पूरे एक कह सकते हैं कि एक कमांड सेंटर के तहत सभी को इंटीग्रेट किया जाएगा। इसमें S-400 की बहुत बड़ी भूमिका है। S-400 जो है वो हमने रसिया से ही परचेज किया है। लगभग 5 बिलियन के आसपास का हमारी डील हुई थी, जिसमें 5 यूनिट S-400 की हमने परचेज की थी रसिया से, जिनमें से 4 की सप्लाई हो चुकी है और 5वीं जो है अभी बहुत जल्दी उसकी सप्लाई हो जाएगी। तो इस पर भी इन्होंने बात की कि भारत दुनिया का सबसे बेहतरीन विश्व स्तर की वायु रक्षा प्रणाली को खुद विकसित कर रहा है, और हमारा जो S-400 सिस्टम का जो यहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ था वो इसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो यहाँ रसिया अपनी भूमिका को यहाँ भी बता रहे हैं, ये रसिया के द्वारा बताई गई अपनी भूमिका कि भाई किस तरीके से हम भारत को सपोर्ट यहाँ पर करना चाहते हैं और कर रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर देखिए आप कि ये जो अधिवेशन है उसमें यहाँ रूस के द्वारा ये कहा गया कि भारत का जो आईटी सेक्टर है उसमें भारत अग्रणी खिलाड़ी है वैश्विक स्तर पर, और दुनिया के टॉप मोस्ट जो कंट्रीज हैं जो आईटी सेक्टर्स में हैं उनमें भारत का नाम आता है। सॉफ्टवेयर मार्केट की अगर बात करें तो इसमें भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। हालांकि देखिए, अभी कुछ समय पहले तक भारत का आईटी सेक्टर को काफी धक्का लगा है, क्योंकि एआई के आने के बाद में हमारी जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे टीसीएस वगैरह, ये जितनी भी कंपनीज हैं, इन्फोसिस है, ये सभी सॉफ्टवेयर मार्केट में बहुत ज्यादा हिस्सेदारी रखती हैं। अब सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे इंजीनियर्स के द्वारा बनाए जाते थे, लेकिन अब एआई के आने के बाद एआई की कोडिंग के माध्यम से इन सॉफ्टवेयर को जनरेट करना, इनको बनाना थोड़ा सा आसान हो गया। तो कहीं ना कहीं हमारे मार्केट को धक्का लगा था। लेकिन देखिए, एआई कैसे भी करके इंसान की जगह नहीं ले पाएगा। अभी इसके रिजल्ट भी आने शुरू हो गए हैं कि एआई इंसान को बेहतर बना सकता है, लेकिन इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकता। और ये चीजें वापस से, जैसे कि बहुत सारी कंपनियां हैं अभी उसमें न्यूज आ रही हैं कि जिन्होंने कंपनियों ने अपने जो यानी कर्मचारी थे उनको उनको चयन करके उनको हटा दिया था, छटनी करके हटा दिया था। लेकिन जो एआई से काम करना उनके लिए अब बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है और वो व्यवस्थित नहीं है, तो वापस से कर्मचारियों को लिया जा रहा है। तो ये कहना कि एआई जो है इंसान को रिप्लेस कर देगा, ये संभव नहीं है। तो आईटी सेक्टर में भारत की जो हिस्सेदारी है वो हमेशा बनी रहेगी। फिर इन्होंने ब्रिक्स की बात की और कहा कि G7 से आगे निकलता हुआ दिख रहा है ब्रिक्स। और यहां पर इन्होंने ये कहा कि अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें, वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करें, तो इसमें संरचनात्मक रूप से बड़े बदलाव आ रहे हैं
और क्रय शक्ति क्षमता यानी पीपीपी के आधार पर अगर हम बात करें तो दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी 40% है, जबकि G7 जो कि विकसित देशों का एक समूह माना जाता है उसकी हिस्सेदारी 29% है। यानी लगातार ब्रिक्स की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है, G7 की हिस्सेदारी घटती जा रही है। और यहां पर व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा कि ये आंकड़े मैं नहीं बता रहा हूं, ये आप आईएमएफ के आंकड़े देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक के आंकड़े देख लीजिए, उनके द्वारा अभी घोषणा की गई है कि ब्रिक्स देश जो हैं उनका दुनिया के आर्थिक विकास में योगदान 49% रहा है, जबकि G7 का 18% के आसपास है। फिर इन्होंने कहा कि भविष्य में ब्रिक्स देश जो हैं वो 4% की वार्षिक दर से आगे बढ़ रहे हैं, जबकि G7 जो है 1.1% रहने का अनुमान है। दोस्तों इसके मायने क्या हैं समझिए आप। यहाँ देखिए एक तरीके से पावर शिफ्टिंग की बात हो रही है। पावर शिफ्टिंग चाहे भले वो डिफेंस सेक्टर में हो, चाहे इकोनॉमिक सेक्टर में हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनका दबदबा बढ़ रहा है, उन देशों का डोमिनेंस बढ़ रहा है और अमेरिका और पश्चिमी देश जो है उसमें कहीं ना कहीं पीछे दिख रहे हैं। इसकी ओर यहाँ व्लादिमीर पुतिन जो है वो संकेत दे रहे हैं और ऑब्वियस सी बात है कि इससे डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं झटका तो लगा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरीके के वक्तव्य जब दिए जाते हैं तो प्रत्येक जो देश है जो कि इसमें एक तरीके से ग्लोबल जो प्लेयर हैं एक तरीके से उन सभी पर कहीं ना कहीं इसके असर होते हैं। और ये भारत के लिए संदर्भ में कई अच्छी बातें कही गई हैं, वो यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अब देखो हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स में मैं आपको बता दूं कि 2026 में ब्रिक्स की जो मेजबानी की गई थी वो भारत के द्वारा की गई थी। भारत के प्रधानमंत्री इसके होस्ट थे और ब्रिक्स जो संगठन है उसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये तो इसके मूल जो देश हैं, जो 5 पहले हालांकि 4 थे, फिर इसमें साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया, 5 हो गए और अब इसमें लगभग 10 कंट्रीज हैं जो इसमें शामिल हैं। ये ब्रिक्स देश जो हैं इनमें अगर आप ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका इनकी बात करें तो इनमें से आप रसिया, इंडिया और चाइना, ये 3 देश जो हैं इनका योगदान बहुत ज्यादा है, हालांकि पांचों को भी मान सकते हैं आप। तो इन देशों का जो दबदबा है वो एक तरीके से इस तरीके से बढ़ रहा है, जो G7 जो कि विकसित देशों का एक संगठन माना जाता था सीधा उसको चुनौती देते हुए दिख रहा है। अब दोस्तों हम बात करते हैं सुखोई 57। सुखोई 57 का ऑफर हमें एक बार नहीं कई बार रूस की तरफ से मिल चुका है और भारत के पास, हालांकि भारत अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका पर काम कर रहा है और इसके अलावा हमारे खुद के लड़ाकू विमान हम तेजस पर भी काम चल रहा है हमारा, उसके नेक्स्ट वेरिएंट हम बना रहे हैं, रफेल हम परचेज कर चुके हैं। लेकिन 5th जनरेशन फाइटर जेट को अगर हमें अगले 1-2 सालों में भारतीय वायुसेना में शामिल करना है तो उसके लिए आप एम का जो हमारा प्रोजेक्ट है उस पर निर्भर नहीं रह सकते क्योंकि उसमें समय लगेगा और इसीलिए बार बार ये ऑफर रूस की तरफ से हमें दिया जाता है क्योंकि रूस को पता है कि भारत को इसकी बहुत ज्यादा नीड है। और भारतीय वायुसेना ने एक शर्त रखी थी कि SU-57 जो 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट है जो कि टोटली स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित है, वो सिंगल सीटर लड़ाकू विमान है, यानी उसमें केवल एक पायलट बैठ सकता है। लेकिन भारतीय वायुसेना यहाँ पर कहीं ना कहीं अडिग थी कि हमें कम से कम 2 सीटर लड़ाकू विमान की आवश्यकता है, उसका वेरिएंट अगर आपके पास है तो हम आगे बात करें। तो इसका SU-57D वेरिएंट बनाया गया, यानी रूस के द्वारा 2 सीटर वेरिएंट भी डेवलप कर दिया गया और कहा गया भारत को कि भाई लो अब हमने 2 सीटर वेरिएंट भी बना दिया है, अब तो परचेज कर लो। लेकिन भारत अभी तक कहीं ना कहीं रूस को लटका रखा है, यानी भारत अपनी स्थिति को देख रहा है, राष्ट्र हित में ही कोई ना कोई डिसीजन लिया जाएगा। अब रूस के राष्ट्रपति के द्वारा ये दोबारा से बयान देना कहीं ना कहीं भारत के इंटरेस्ट को भी दिखाता है कि भारत इसमें कई इंटरेस्ट ले रहा है। अब देखो यहाँ ये जो फाइटर जेट है 5वीं पीढ़ी का है, स्टील्थ फाइटर जेट है, इसमें एडवांस रडार सिस्टम लगे हुए हैं, पायलट प्रशिक्षण और समन्वय यानी पायलट की ट्रेनिंग और कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजें जो है इसमें मौजूद हैं। एडवांस एवियोनिक्स और सेंसर सिस्टम है, मल्टी रोल लड़ाकू क्षमता है इसमें और यूएवी नियंत्रण क्षमता है, यानी ये ड्रोन्स को भी नियंत्रित कर सकता है। अच्छा, अब इस लड़ाकू विमान की अगर हम तकनीकी जो विशेषताएं हैं उन पर हम बात करें एक एक करके, तो देखो सबसे पहली बात तो यह है कि SU-57D यानी 2 सीटर वेरिएंट है, उसमें बदलाव कहाँ किए गए।
पहले इसमें एक ही पायलट बैठ सकता था, अब इसमें दूसरे पायलट के लिए भी जगह बनाई गई और इसके लिए इसका जो कॉकपिट है और कैनोपी जो है, उनका आकार बड़ा किया गया है, इसको बढ़ाया गया है। ठीक है? इसमें जो दूसरा जो पायलट है, वो एमयूएम टेक्नोलॉजी जो है, एमयूएम यानी मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग जो टेक्नोलॉजी है, उसके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होगा। इस टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि इसमें जो ये सेकंड पायलट है, ये ड्रोन जो है उनको कंट्रोल नियंत्रित करने की क्षमता को विकसित करेगा। ठीक है, पहला पायलट जो है वो इसका मेन जो इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको यूज में लेगा, लेकिन जो ड्रोन की नियंत्रण क्षमता है वो सेकंड पायलट के हाथ में होगी। और भारतीय वायुसेना के विजन के साथ इसका सटीक तालमेल इसलिए है क्योंकि भारत अपना जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम डेवलप कर रहा है, स्वदेशी कैट्स वॉरियर ड्रोन का प्रोग्राम जो विजन भारत ने बनाया है, उसके अकॉर्डिंग ये जो लड़ाकू विमान है वो बहुत फिट बैठता है। इसमें जो एडवांस रडार सेंसर लगे हैं, उसमें एक तो है वेल का ऐसा रडार लगा है जो कि 360 डिग्री पर कवरेज देता है, यानी ये रडार पूरे 360 डिग्री पर दुश्मन को पहचान सकता है, उसकी स्थिति के बारे में बता सकता है। साथ में इसमें देखिए आप 101 केएसबी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम है, जिससे ये अपने रडार ऑन किए बिना दुश्मन के विमानों को ट्रैक कर सकता है। इसके अलावा इंजन की बात करें हम, तो इसमें AL51 इंजन लगा है, इससे बेहतरीन थ्रस्ट और सुपर क्रूज क्षमता प्रदान होती है। 1200 किलोमीटर की इसकी एक कॉम्बैट रेंज है, यानी एक बार ईंधन भरने के बाद ये 1200 किलोमीटर की दूरी तक जा सकता है, जो अपने आप में बहुत बड़ी विशेषता है। बार बार फ्यूलिंग रिफ्यूलिंग इसको नहीं करनी पड़ती है, यानी फ्यूल भरने की आवश्यकता नहीं है। टेक्नोलॉजिकल अगर हम मिसाइल्स की बात करें, R37M है जो कि अल्ट्रा लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल मानी जाती है। इसमें KH-69 स्टिल्थ क्रूज मिसाइल है। R77M ड्वेल पल्स बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है और R74M2 ये हवा में करीबी लड़ाई के लिए शॉर्ट रेंज मिसाइल है। यानी 4 तरह की मिसाइल इस लड़ाकू विमान में मौजूद हैं, जो कि एक कंप्लीट पैकेज है। चाहे लंबी दूरी पर हमला करना हो, क्रूज मिसाइल से हमला करना हो, शॉर्ट रेंज मिसाइल से हमला करना हो, सभी प्रकार की मिसाइलें इस लड़ाकू विमान के साथ इंटीग्रेट की गई हैं। इसलिए लड़ाकू विमान बहुत ज्यादा खतरनाक मान सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस रडार को पूरी तरह से स्टिल्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित बनाया गया है, यानी दुश्मन का रडार या फिर दुश्मन का कोई भी ट्रैकिंग सिस्टम इसे ट्रैक नहीं कर सकता, इसकी लोकेशन का पता नहीं लगा सकता, ऐसा दावा रसिया के द्वारा किया गया है। तो ये लड़ाकू विमान भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत के पास जो ऑफर दिए गए हैं वो यहाँ पर देखिए फुल टीओटी, यानी पूरी तरह से टेक्नोलॉजी हस्तांतरण, तकनीकी हस्तांतरण की बात रूस के द्वारा कही गई है। इसके अलावा भारत के भीतर एचएएल जो है उसके कंट्रोल में एक कह सकते हैं कि लगभग 100 SU-57 का निर्माण किया जाएगा, जिनमें जिससे लेकिन फेज फर्स्ट में हम पहले ऑफ द सेल्फ खरीद करेंगे। इसका मतलब है कि 40 लड़ाकू विमान बने बनाए लेंगे हम रूस से आएंगे और 100 लड़ाकू विमान जो हैं वो एचएएल के निर्देशन में नासिक में बनाए जाएंगे। ये डील पहले लगभग ऑलमोस्ट तय थी, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। और फिर इसकी हमारे जो जितने भी पायलट्स हैं या हमारे सैनिक हैं, उनकी ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ जो व्यवस्था है वो रूस के द्वारा की जाएगी। इसकी सोर्स कोड वगैरह सब कुछ रूस के द्वारा हमें उपलब्ध कराए जाएंगे। ये सारी डील जो है वो हमने रखी है। और भारतीय वायुसेना की जो सबसे बड़ी डिमांड थी वो थी 2 सीटर की, वो इन्होंने पूरी कर दी है। तो SU-57 को परचेज करना भारत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत जल्द ही चाइना से 5th जनरेशन फाइटर जेट परचेज करने वाला है। उनके पास उनका एग्रीमेंट बाकायदा हो चुका है, बहुत जल्दी उसकी डिलीवरी हो जाएगी। तो पाकिस्तान हमसे पहले अगर 5th जनरेशन फाइटर जेट अपनी सेना को देता है, वायुसेना को, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा सामरिक और रणनीतिक रूप से चिंताजनक होगा। तो भारत को इस डील को कहीं ना कहीं आगे बढ़ना होगा और ऐसा लगता भी है कि भारत 100% इसको कहीं ना कहीं डील को फाइनल करेगा। अब इसमें अमेरिका का दबाव कहां तक रहेगा, कैसे रहेगा, इस पर भी पुतिन ने कहा कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। भारत के प्रधानमंत्री ने हमेशा राष्ट्र हित में ही निर्णय लिए हैं। देखिए जो अगर आप इस स्पीच को सुनोगे तो इसमें ऐसा लगता है कि पुतिन सीधे सीधे भारत के प्रधानमंत्री को एक मैसेज दे रहे थे कि भाई आप कर क्या रहे हो, जल्दी से इस डील को फाइनल करो।
तो इस तरीके का एक मैसेज जो है उसमें देखते हुए मिल रहा है। तो भारत आगे क्या करता है वो आपको बताएँगे। आज का तकनीकी विश्लेषण आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। फिर से मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।